एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की जुबानी। इसके पिछले अंक में मैंने अपने शुरुआती स्कूल के दिनों के कुछ अनुभव बांटे थे और एक गंभीर प्रश्न उठा था कि हमारी जो शिक्षा की पद्धति है, स्कूल की जो पद्धति है और ख़ास करके परीक्षा की जो पद्धति है, वो हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा का कितना सही मूल्यांकन करती है। ये एक बड़ा प्रश्न इतने वर्षों से उसी प्रकार से चल रहा है। जब नवीन गणेश पाठशाला के प्रिंसिपल मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके और मुझे छठी क्लास के लायक पाते हैं, तो छठी क्लास की परीक्षाओं में मैं बुरी तरह से असफल क्यों होता हूँ? और अगर मैंने छठी क्लास में कुछ सीखा नहीं स्कूल की पढ़ाई से, तो फिर आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल मुझे 7वीं के लायक क्यों पाते हैं? और आदर्श विद्यालय के अंदर जब 7वीं में उनकी परीक्षाओं में मैं फिर से असफल होता हूँ, तो फिर राममोहन राय सेमिनरी के प्रिंसिपल मुझे 8वीं कक्षा के लायक क्यों पाते हैं? तो अर्थात मैंने नवीन गणेश पाठशाला में भी और आदर्श विद्यालय में भी क्लासेस में से काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन फिर भी परीक्षाएं जो हैं उसके अंदर में मेरे ग्रेड कार्ड्स बहुत खराब मिले। ये एक बड़ा प्रश्न मैंने उठाया था और इस प्रश्न पर मैं बहुत चर्चा कर सकता हूँ और करता हूँ। आगे भी ये चीज़ें उठेंगी। आगे की शिक्षा की यात्रा के पहले मैं फिर से अपने परिवार के अंदर लौटना चाहता हूँ और कुछ और 2-3 चीज़ों के साथ आज का अंक शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक अपनी माँ की खास प्रतिभा के बारे में बताऊँगा। मेरी माँ 10 वर्ष की उम्र में का विवाह हुआ था। मेरे पिताजी उस समय 11 वर्ष के थे और वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे पिताजी ने उनको अक्षर ज्ञान कराया था, जिसके बाद वो कुछ अपनी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो पढ़ने लगी थी और वो उनकी दिनचर्या का एक ज़रूरी अंग बन गया था। सवेरे सवेरे 3 बजे उठना और उसके बाद कुछ माला फेरना, कुछ भगवान के नाम लेना और उसके बाद स्नान करने के लिए गंगा घाट जाना। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो अपने चाईटोला के घर से और गंगा कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर रही होगी, तो डलिया लेकर के और उसमें कुछ फूल वूल लेकर के और जाना, पूजा करना, वापस आना और उसके बाद ये धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना। ये सवेरे के समय का उनका एक 4 से 5 घंटे का नियमित कार्यक्रम हुआ करता था। मैं अपनी माँ के साथ ही सोया करता था, उन्हीं के कमरे के अंदर में, उन्हीं के बिल्कुल साथ में। और 3 बजे सवेरे उनके उठने का समय होता था और हमारे घर में सिर्फ एक घड़ी थी और वो घड़ी मेरे भैया के हाथ पर होती थी और कहीं कोई घड़ी नहीं थी। और मेरी माता जी जब उठती थी और समय का उनको देखना होता था कि कितने 3 बजे हैं या 2 ही बजे हैं या 1 ही बजा है या 3:15 बज गए हैं, तो उठने के बाद वो कमरे से निकल कर के वरांडे पर आती थी। कई बार मैं भी जगता था तो मैं भी देखता था और वरांडे पर आकर वो आकाश को देख करके और तारे कहाँ, कौन से तारे कहाँ पर हैं, ये देख करके बिल्कुल सटीक अंदाज़ा एक 5-7 मिनट के हेरफेर के अंदर में उनको मिलता था, समय का ज्ञान मिलता था कि अभी इतना बजा है और उसके अनुसार उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। तो ये स्काई वॉचिंग का इतना ज़बरदस्त अभ्यास और हर महीने में, ध्यान रखिए कि हर महीने में तारों के पोजीशंस जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। अगर आप एक ही टाइम पर देखें 3 बजे, तो जनवरी के महीने में जो 3 बजे जहाँ जो तारा होगा, फरवरी में वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो उनका तो अपना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ का सारा सिस्टम था कि ये महीना चल रहा है तो ये तारे को यहाँ होना चाहिए इतने बजे। तो ऐसा उनका ज़बरदस्त ज्ञान था। उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनके जो कॉम्पिटेंस हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमता, उनकी चर्चा में एक बार और ज़रूर करूँगा कम से कम। लेकिन अभी इस माता जी के विषय में इस खास चीज़ों का जिक्र करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। दूसरी चीज़ मैं आज शेयर करूंगा कि जब चाईटोला के अंदर आए थे उस समय मेरी उम्र कुछ 8 वर्ष के आसपास की रही होगी। तो ये 8 वर्ष की उम्र से लेकर के और एक 13 वर्ष की उम्र तक का 12-13 वर्ष, ऐसा 4-5 वर्षों का समय वहाँ पर गुजरा। तो उस समय मैं थोड़ा बड़ा हो गया था,
इसलिए बाजार हाट करने का भी मेरे को अनुभव मिलने लगा था। तो पिताजी के साथ बाजार जाना, माताजी के साथ मुसल्लहपुर हाट जाना, वहाँ से सब्जियाँ खरीदना, ये चलता था। और फिर थोड़े दिनों के बाद इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से मुझे भी 1 रुपया और एक बड़ा सा झोला दे करके मुसल्लहपुर हाट से सब्जियाँ लाने के लिए भेज दिया जाता था। और मैं जा करके दुकान 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 दुकान, बहुत बढ़िया वहाँ का मार्केट, खूब सारे लोग सुबह सुबह से आकर के, और लगभग 1 बजे तक 2 बजे तक वहाँ हाट लगती थी प्रतिदिन। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी गोभी वाली पट्टी में, तो कभी बैगन वाली पट्टी में, तो कभी तुरई वाली पट्टी में, कभी नींबू वाली पट्टी में जा जा करके मोल भाव करना, और अच्छे खराब को देखना, कौन सी टोकरी में अच्छा सामान है, वो सारा काम करना। और वो 1 रुपए की जो सब्जी झोला भर के मैं लाता था, वो सामान्यतः हमारे इतने बड़े परिवार के लिए भी 2 दिन तो ज़रूर चलती थी। इधर के बाज़ार के अंदर में चावल वगैरह 1 रुपए का 1.25 किलो श्याम जीरा चावल, ये मुझे ध्यान है कि मैं खरीद करके लाया करता था। और भी इस तरह की चीज़ें होती थी। जब हम लोग नया टोला में रहते थे, तो वहाँ पे खजांची रोड के मोड़ पे, जहाँ लोअर रोड पे मोड़ निकलती थी नया टोला के पास में, वहाँ पर एक धोबी हुआ करता था। और उसको हम लोग अपने कपड़े, खास करके जो भैया के कपड़े होते थे, जो कॉलेज पहन के उनको जाना होता था, उसमें प्रेस की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए वो उस तरह के कपड़े वहाँ पर दिए जाते थे। और वहाँ से मैं ही जाया करता था लाने के लिए। चाई टोला आने के बाद भी कुछ समय तक वो कपड़े धुलने का काम उसी दुकान से हुआ करता था। और वहाँ कपड़े देना और वहाँ से कपड़े धुले हुए लेकर के आना, ये भी काम मैंने कुछ समय तक वहाँ पर किया। और खजांची रोड से, उस दुकान से हमारे घर की दूरी कुछ 2-2.5 किलोमीटर की रही होगी, चाई टोला के घर की। तो मुझे ये ध्यान है कि शाम के समय में जब मैं एक दफ़ा वो वहाँ से लेकर के आ रहा था, दोनों हाथों को पैरेलल अपने शरीर से परपेंडिकुलर रखते हुए, उसके ऊपर वो धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े ठीक ढंग से संतुलित रखते हुए, जिसमें कि कहीं से भी वो मुड़े नहीं, ऐसा तो वैसा किए वो 2.5 किलोमीटर के करीब की दूरी तय करने में, जिसमें मुझको करीबन 30-35 मिनट लगते थे। तो बिल्कुल हाथों, अपने सापेक्ष हाथों की स्थिति को बिना बदले हुए और वहाँ से चलते हुए मुझको वहाँ पर आना होता था। तो रात के समय अंधेरा हो चुका था और मैं ऐसा लेकर के आ रहा था। और रास्ते में भिखना पहाड़ी के बाद और उधर गांधी मूर्ति तिराहे तक पहुंचने के बीच में करीबन 1 पौन किलोमीटर, आधे किलोमीटर का ऐसा रास्ता था जो सुनसान था। और उस दिन जब मैं ऐसा लेकर के आ रहा था, तो सुनसान पहुंचते ही, उस जगह पर पहुंचते ही कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए। अब मेरी बड़ी परेशानी हो गई। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। आप जानते ही हो कि बचपन के अंदर में मेरे कुत्ते ने मेरा क्या हाल किया था। तो ये कुत्ते भौंकने लग गए, 1 या 2 कुत्ते। और अब मैं दौड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हाथ जो हैं उन पर अपना जो कपड़े हैं धुले हुए प्रेस किए हुए, उनको संतुलन में भी बनाए के रखना है और उन कुत्तों से भी बचना है और तेज़ी से भी चलना है। तो ऐसा करते हुए बड़ी मुश्किलात से, और भगवान का नाम ले करके कि ये कुत्ते कहीं हमला ना कर दें, और उनके बीच में से होता हुआ वो आधे किलोमीटर की दूरी तय करना, उसमें बड़ा भारी हुआ। वो आधे किलोमीटर की दूरी करने के बाद जा कर के कुछ लोग जब दिखाई पड़ने लगे, वहाँ पर वो ताड़ी पीने वाले इकट्ठा हुआ करते थे, वो सुनसान ख़त्म होने के बाद में दोनों पट्टियों में। वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ, उसके बाद जा कर के वो कुत्ते जो हैं उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा है, और वहाँ से फिर मैं लेकर के और यहाँ अपने घर पे पहुँचा हूँ। तो ये एक दूसरी कहानी इस संदर्भ की है। और एक और मैं बहुत रोचक वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और वो है कि जब राम मोहन राय सेमिनरी में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ के स्कूल में एक बड़ा सा ग्राउंड था खेलने कूदने का। और स्कूल के समय के थोड़ा पहले अगर वहाँ पहुँच जाओ, 15-20 मिनट पहले, तो बच्चे खूब धमास को चौकड़ी करते रहते थे। तो वहीं पर मेरे मित्रों के साथ में और मेरा समय गुजरता था। और बिल्कुल मैं ज़रूर कोशिश करके, और स्कूल शुरू होने के 15-20 मिनट पहले
वहाँ पहुँचा करता था ताकि उस धमाल चौकड़ी का आनंद में उठा सकूं। और वहीं पर मैंने साइकिल चलाना सीखा। तो छोटा तो मैं था ही, और हाइट वगैरह में भी कम ही था, और हमारे मित्र जो थे उनकी साइकिलें थोड़ी बड़ी बड़ी ही हुआ करती थी। लेकिन उस ग्राउंड के अंदर में थोड़ा थोड़ा वो जो होता है कि वो जो हॉरिजॉन्टल डंडा रहता है ऊपर वाला साइकिल में, जेंट्स साइकिल में, तो उसके नीचे से पैर दूसरी तरफ ले जा करके और फिर पैडल चला करके, और एक हाथ से तो बाएं हाथ से तो हैंडल पकड़ते ही हैं बाएं तरफ का, दाहिने हाथ से या तो उस हॉरिजॉन्टल डंडे को पकड़ते हैं या तो फिर दूसरा हैंडल पकड़ते हैं और अपने काख के नीचे सीट को दबा करके और उस हालत में चलाते हैं। उसको कैंची स्टाइल में साइकिल चलाना ऐसा उस समय में कहा जाता था, आज भी शायद कहा जाता हो। और वो थोड़ा थोड़ा मैंने वहाँ पर अभ्यास किया था। और उस साइकिल चलाने के उस अभ्यास के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त दुस्साहस मैंने एक किया था। मेरे बड़े भैया की साइकिल, बहुत अच्छी साइकिल, ऊंची सी साइकिल, बड़ी सी साइकिल, जिससे वो कॉलेज जाया करते थे। उस समय बीएन कॉलेज में वो पढ़ाते थे। पहले उनका बीएन कॉलेज में ही उनको पोस्ट किया गया था। और चाईटोला से बीएन कॉलेज ये भी एक अच्छा खासा कुछ 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। तो उसी से वो आते जाते थे और अपनी साइकिल को वो हमेशा टिप टॉप रखते थे। मुझे ध्यान है जहाँ साइंस कॉलेज के, अगर आप चाईटोला की तरफ से जाएं तो साइंस कॉलेज पहुँचने के ठीक पहले दाहिनी तरफ एक साइकिल मरम्मत की दुकान थी। वहाँ पर वो अपनी साइकिल हमेशा ठीक कराया करते थे, ओवरऑलिंग कराया करते थे। गड़बड़ तो कभी होती ही नहीं थी ठीक कराने के लिए। ज़रा सी चाल में इधर उधर हुई तो वो तुरंत साइकिल वहाँ पहुँच जाती थी और उसको तुरंत उसको ठीक ठाक करके और वो वापस दे करके और उसको लेकर के आते थे। तो मेरे बड़े भैया आरएसएस के भी बहुत अच्छे वर्कर रहे हैं। तो उसके सिलसिले में वो प्रवास में शहर से बाहर कई बार जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रवास में गए हुए थे, घर में और कोई भी लोग नहीं थे, सब कहीं कहीं पर किसी किसी कारणों से गए हुए होंगे। माता जी थी और मैं था, हम 2 ही लोग थे। और मैंने माता जी से कहा कि भैया की साइकिल यहाँ खड़ी है, क्या मैं उसको ले जा करके थोड़ा सा सड़क के ऊपर चला करके आऊँ? तो माता जी ने मेरा उत्साह देख करके और मेरी चाहत देख करके उसकी मुझे अनुमति दे दी और मैंने वो साइकिल निकाली और निकाल करके मेन रोड के ऊपर पूरे ट्रैफिक के अंदर में अपनी कैची स्टाइल में साइकिल चलानी शुरू कर दी। और वो साइकिल चलाने के बाद क्या हुआ ये हम आपको अगली बार बताएंगे।